हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ दो प्रकार से होती है, सामान्यकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ भी कितने प्रकार से होती है देखते हैं। पहला तो होता है कार्यपालिका संबंधी, फिर होती विधायी शक्तियाँ, फिर होती वित्तीय शक्तियाँ, फिर न्यायिक शक्तियाँ, फिर वैदेशिक शक्तियाँ। ठीक है, कौन सी? कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, वैदेशिक। और जो विधायी शक्तियाँ होती है उसमें भी तीन प्रकार होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। आपातकालीन शक्तियों में देखते हैं अनुच्छेद 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशक्त विद्रोह की स्थिति में। ठीक है। अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में। अनुच्छेद 360, वित्तीय संकट की स्थिति में। ठीक है। तो आपातकालीन में तीन है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अब चलते हैं हम आगे। राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, सामान्यकालीन और आपातकालीन, जो हमने ऊपर देखा है। ठीक है, सामान्यकालीन भी देखी है और आपातकालीन भी देखी है। अब आगे चलते हैं, सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। सामान्यकालीन शक्तियाँ, इसमें पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 53 में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ निम्नलिखित है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति व पदमुक्ति, है ना, नियुक्त भी करना और पदमुक्त भी करना। उसके बाद आगे है, भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, अतः राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 74 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भाई, राष्ट्रपति अकेला भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हो या उसको परामर्श की ज़रूरत हो तो क्या करता है कि उसके लिए एक परिषद होती है, मंत्री परिषद होती है, जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो वो क्या काम करते हैं कि राष्ट्रपति को परामर्श देने का काम करते हैं या उनके कार्यों में सहायता करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। क्या करता है राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनको नियुक्त करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। किसको? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को क्या दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ। ये किस में था? अनुच्छेद 74 में थी ये बातें। अब अनुच्छेद 75 देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। लोकसभा में क्या होता है? जो बहुमत दल का नेता हो, जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रियों को हटा भी सकता है और रख भी सकता है, तो है ना। मंत्री क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? मंत्रिपरिषद। किसके अनुसार? 73 के अनुसार। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है। एक तो क्या करता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। दूसरा है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से। ठीक है, उसमें मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल की, यानी कि महान्यायवादी।
केंद्र सरकार का संवैधानिक सलाहकार होता है। मान्य न्यायवादी क्या होता है? केंद्र सरकार का संवैधानिक सलाहकार होता है। वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। वह विदेशों में भारतीय राजदूतों, वाणिज्य दूतों और कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति करता है। ठीक है। वह दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। वह दमन, दीव, दादर, नगर हवेली व लक्षद्वीप में प्रशासक की नियुक्ति करता है। वह चंडीगढ़ में आयुक्त की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी करता है। ठीक है। वह राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय भाषा आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। दूसरा इनका जो बात है वो देखते कि और क्या काम होता है इसकी शक्तियों में। संघ की इकाइयों पर नियंत्रण। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकारों को समय समय पर निर्देशित व नियंत्रित करता है। किसके माध्यम से करता है? वो राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकारों को निर्देशित और नियंत्रित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यों के पारस्परिक विवाद हो आपस में कोई दो राज्यों के बीच में, तो उसको निपटारे के संबंध में परामर्श देने के लिए अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है। मतलब दो राज्यों के बीच में कभी पानी को लेकर विवाद हो जाता है, कभी भाषा को लेकर विवाद हो जाता है, किसी भी तरीके के विवाद हो तो उसको निपटाने के लिए क्या करता है कि संबंध में परामर्श देने के लिए अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है। ये कब करता है? अनुच्छेद 263 के अनुसार। कौन करता है? राष्ट्रपति। वह संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप देता है। ठीक है। तीसरी बात जो इसमें थी, विभिन्न प्रकारों में के नियमों का निर्माण भी राष्ट्रपति करता है। चौथी बात है वो है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, यानी कि जल, थल, वायु तीनों का होता है। अतः वह जल, थल, नभ तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। अगला देखते हैं इसमें विधायी शक्तियाँ। तो ये क्या होती है? व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ होती है। अनुच्छेद 79। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति तथा संसद के दो सदनों राज्यसभा लोकसभा से मिलकर होता है। कौन कौन? राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन। ठीक है। अगली बात इसमें है विधायी शक्तियों में, वो है राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन बुलाता है और उसका सत्रावसान करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। यानी कि अधिवेशन भी बुलाता है, सत्रावसान भी करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के दौरान करता है। वह संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसमें अपना अभिभाषण देता है। ये होता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात होने वाले प्रथम सत्र के आरंभ में अपना अभिभाषण देता है ना। जब भी लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात होने वाले प्रथम सत्र होता है उसमें अपना अभिभाषण कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ऐसा हमारे देश में 9 बार हो चुका है। कितनी बार? 9 बार। ठीक है। आगे देखते हैं इसी में ही विधेयकों पर विलंबनकारी निषेधाधिकार। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही कानून का रूप धारण कर लेता है। कोई भी विधेयक को संसद पेश करती है तो क्या करती है? जब तक राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन नहीं दे देता तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी होता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लौटा सकता है, किंतु यदि संसद उसे पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। राष्ट्रपति चाहे कि नहीं मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, तो अपने अधिकार के तहत वो उसको बिना उस पर ध्यान दिए उसे वापस लौटा सकता है। लेकिन संसद फिर उसे वापस से पारित कर दे तो वो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा? धन विधेयक, है ना। किसके द्वारा? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही लागू होते हैं। कौन से? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के दौरान।
संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही लागू होते हैं। यानी कि वो संविधान संशोधन विधेयक है वो उसका भी अनुमोदन किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरी बात जो इसमें है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, जब जो आदेश जारी किया जाता है उस अध्यादेश कहते हैं। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा और उस समय जो आदेश जारी किया जाता है उसे क्या कहेंगे? अध्यादेश। संसद के अनुमोदन के बिना ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह यानी 42 दिन तक प्रभावी रहते हैं। कि संसद के अनुमोदन के बिना भी यदि कोई अध्यादेश हमने जारी कर दिया तो वो 42 दिन तक ही प्रभावी रहेंगे। फिर है राज्यों के संबंध में। नए राज्यों के निर्माण, राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो मतलब नए राज्यों का निर्माण करना हो, राज्यों की सीमा तय करनी हो या उनके नाम में परिवर्तन करना हो तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत होते हैं। चौथी बात जो इसमें है वो है सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। तो सदस्यों को मनोनीत कैसे करते हैं? कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जिनका संबंध आंग्ल भारतीय समुदाय से होता है। कौन होना चाहिए? वो आंग्ल भारतीय होना चाहिए। ऐसे 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है जिनका संबंध कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता में विशेष योगदान से होता है। तो अनुच्छेद 80 फर्स्ट प्रथम के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है जिनका संबंध किस में होना चाहिए? कला से होना चाहिए, साहित्य से होना चाहिए, विज्ञान से होना चाहिए, समाज सेवा से होना चाहिए, सहकारिता से होना चाहिए। यानी कि कुछ भी ऐसा जो देश के लिए उसने बहुत अच्छा किया हो उससे संबंधित इसमें होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है वित्तीय शक्तियाँ। जैसा कि मैंने प्रथम में आपको बता दिया था कि इसमें कितनी शक्तियाँ होती है? 5 तरह की शक्तियाँ होती है सामान्यकालीन शक्तियों में। तो है ना, तब तीसरी तरह की शक्तियों पे आ चुके हैं वित्तीय शक्तियों पे। ठीक है। 5 तरह की शक्तियाँ कौन सी थी? कार्यपालिका संबंधी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और वैदेशिक। तो हम किस पे हैं? अभी तीसरे नंबर की वित्तीय पे। इसमें क्या है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेकर लोकसभा में रखा जाता है और भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति आकस्मिक व्यय के लिए धन दे सकता है। ठीक है। दूसरी बात जो इसमें थी वो जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति आकस्मिक व्यय के लिए धन दे सकता है। ठीक है। जिसे बाद में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। मतलब यदि परिस्थिति ऐसी बन जाए तो राष्ट्रपति धन दे सकता है, आकस्मिक धन। ठीक है। आकस्मिक व्यय के लिए धन दे सकता है। उसके बाद है चौथे नंबर पे आती है न्यायिक शक्तियाँ। वो देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है ना। वो क्षमादान कब कर सकता है ये देखते हैं। वह मृत्युदंड प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सजा को कम, स्थगित या पूर्ण रूप से माफ कर सकता है। सैन्य न्यायालय द्वारा दंड के सभी मामलों में संघ सूची और समवर्ती सूची के अधीन बनाए गए कानूनों के संदर्भ में। ठीक है। तो कौन कर सकता है कि क्षमादान का भी अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है। अनुच्छेद 124 के अनुसार क्या करता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी वैधानिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। कोई भी वैधानिक प्रश्न हो तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय चाहे तो परामर्श दे सकता है अथवा परामर्श देने से इनकार कर सकता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय इस स्थिति में यदि परामर्श चाहे तो दे सकता है और नहीं चाहे तो मना भी कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श माने अथवा मानने से इनकार कर सकता है। अब तो राष्ट्रपति में भी ये पावर होती है तो वो भी परामर्श माने या न माने। ठीक है। 5वें नंबर पे आती है वैदेशिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है।
दूसरे देशों से होने वाले संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति विदेशों में राजदूतों, वाणिज्य दूतों और कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति भी कर सकता है। दूसरे देशों से आने वाले राजदूतों, वाणिज्य दूतों और कूटनीतिज्ञों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करके अनुमोदन प्रदान करता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ और किस प्रकार से ये हमारे देश में काम करती है। ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में था। ठीक है, अब हम अगली सूचना लेकर अगले वीडियो में फिर अगली जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।